रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। इसराइल की मुसलमान ममालिक को धमकियों का सिलसिला जारी है। इसराइल का सदर, इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहा है कि जहाँ पर वो दहशतगर्द जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं छुपेंगे, हम उनको मारेंगे। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के अंदर, एक बयान के अंदर बल्कि, जिसको बाद में इंटरव्यू की शक्ल में मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने पब्लिश किया, ये भी कहा है कि हमने कोई अनहोना काम नहीं किया। अगर उसामा बिन लादेन की तलाश में पाकिस्तान में अमेरिका आके हमला कर सकता है या अफ़गानिस्तान में जाके हमला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कतर के साथ यकजहती के लिए और अहम स्ट्रेटजिक मामलात को तय करने के लिए या उनको डिस्कस करने के लिए इस वक्त दोहा में मौजूद हैं। हम अपने रिपोर्टर सुमेरा ख़ान से आपके सामने इस दौरे की अहमियत और तफसीलात से मुतल्लिक़ मालूमात रखेंगे। हम सैलाबी सूरत हाल से भी नज़र नहीं हटा रहे। सैलाबी सूरत हाल सिर्फ़ अब महदूद नहीं रहेगी कि कितना इलाका पानी के नीचे है, कितने लोग बेघर हुए हैं। जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसके अंदर भी आपको बाज़ जगहों के ऊपर अंदनाक सानहात होते हुए नज़र आ रहे हैं। कश्तियाँ उलटती हैं, लोग पानी में जाते हैं, इसमें अमवात भी हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बचाया भी गया है। लेकिन रेस्क्यू के मामलात में इस किस्म के मसाइल क्यों दरपेश हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे इरफान अली काठिया साहब से, जो DG PDMA हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। उनका बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम एक और मामले को भी जहन आपके सामने रखेंगे। ये जहन नशीन कर लीजिए कि अदालती इस्लाहात का ताल्लुक जजेस के मामलात के साथ है। सिर्फ यही नहीं है कि आपने केस निपटाने हैं, जज साहिबान की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, जज साहिबान के क्या हकूक़ हैं, ये भी बहस है। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि आम तातीलात जो जजेस का हक़ बनता है वो तो हक़ हासिल करें, उसके ऊपर कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब दौरान काम आप छुट्टी लेते हैं तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस की तरफ से अप्रूवल ज़रूरी है। अब सीनियर प्यूनी जज ने छुट्टी के लिए कहा, एक सेमिनार उन्होंने अटेंड करना था, चीफ जस्टिस की तरफ से एक अखबारी इतलाक़ के मुताबिक छुट्टी नहीं दी गई। क्या वाक़तन जज साहिबान की ज़िम्मेदारियों में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है और इसका ताल्लुक अदालती इस्लाहात से क्या है? इसके ऊपर हमारे पास पूरा पैनल होगा। प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब से होंगे, अब्दुल करीम सिद्दीकी, हसन अयूब ख़ान, सुहेल रशीद, बिलतरतीब जियो न्यूज़, ARY न्यूज़ और समा TV जर्नलिस्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं इरफान अली काठिया साहब से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उस इलाके से जो इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है, तहसील जलालपुर पीरवाला। काठिया साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। ये फरमाइएगा कि हमने किश्ती उल्टने के वाक़यात देखे, बाज़ वाक़यात के अंदर लोगों की जानें बच गईं, बाज़ वाक़यात में वो पानी के अंदर गिरकर हलाक हो गए, कुछ की तलाश जारी है। लेकिन ज़ाहिर है जिस किस्म के हालात बने हुए हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये वाक़यात आपके ख्याल में क्यों हो रहे हैं? जो किश्ती चलाने वाला है उसको क्या पूरी तरबियत नहीं है, पानी बहुत तेज़ है या ओवरलोडिंग हो रही है, क्या हो क्या रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, इस वक्त ये तो आपके इल्म में है कि जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का, ये बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस एंड इमेजिनेशंस और अनप्रेसिडेंटेड लेवल है। ओवरऑल अगर रेस्क्यूअर्स की, जिसमें रेस्क्यू 1112 है, पाकिस्तान आर्मी है, उनकी एफर्ट को देखा जाए तो दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम साउथ में आए हैं तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आए, जिसका अब तक के एनालिसिस से यही है। एक तो ये बेट का इलाका जो खास तौर पे अब जलालपुर पीरवाला और मुल्तान हमारा एक हब ऑफ इश्यूज बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो रिवर बंद है, इससे अंदर आबादियां बहुत ही डीप और नीचे डेप्थ में है। कि अगर मैं यहीं जलालपुर पीरवाला में पिछले 4 दिन से हम लोग मौजूद हैं और इस वक्त तक हम एक कसीर तादाद लोगों की है जिसको निकाल चुके हैं। आज का अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं तो 5 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके जरिए हम इनकला को यकीनी बना रहे हैं। और इस वक्त तक 182 बोट्स हैं जो रेस्क्यू 1112 और पाकिस्तान आर्मी ये यहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जब हम जिस बंद से ऑपरेट कर रहे हैं वहां से जो डीप एरियाज हैं, जिसमें खान बेला, शीनी शुमाली, शीनी जनूबी, शीनी म्यानी, ये चंद हॉट स्पॉट्स हैं, यहां तक बोट को वन साइड जाने के लिए भी 1.5 घंटे की मुसाफत है। हमें एडिशनल फ्यूल भी उसमें भेजना पड़ रहा है और फिर वो जाके वहां से लेके लोगों को और वापस कर रहे हैं। और आज
सारा दिन यहाँ पे सीनियर मिनिस्टर खुद पंजाब की वो यहाँ रही, कल चीफ मिनिस्टर पंजाब यहाँ तशरीफ लाई। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये इनखला जो है, जिसमें बारहा आपके तवज्जुद से, मीडिया के तवज्जुद से हमने पूरा शोर मचाया और लोगों को रिक्वेस्ट की कि इनखला को यकीनी बनाएं। ये इतनी बड़ी बस्तियां थी जिसमें लोगों का अब ये भी कहना है, हम 4 दिन से इनको सुन रहे हैं कि जी हमने अपनी जिंदगियों में इतना बड़ा वो पानी या इतना बड़ा वो नहीं ओवरऑल पॉन्डिंग और सैलाब देखा। लेकिन सिर्फ जो गोश गुजार करने का मकसद ये है कि ये इन लोगों को प्रॉपरली रिक्वेस्ट की गई, साउंड किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से इरफान साहब, वो आपकी बात दुरुस्त है, मैं वो मानता यकीनी। हूं। आपने जो इशू आइडेंटिफाई किया वो बिल्कुल आपने दुरुस्त आइडेंटिफाई किया। हमने खुद वहां पर जाके देखा है, लोगों को कन्विंस करवाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब तो लोग वहाँ पर फंस गए हैं और ये दूर के इलाकों से ही इन्हीं बोट्स के ज़रिए आपने लोगों को वापस लेके आना है। जब ये इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो उसके बाद लोगों को मज़ीद ये कन्विंस करना कि इन बोट्स के ऊपर बैठ कर आप वापस आएँ, तो लोगों का एतमाद जो पहले ही ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है, मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। तो मैं ये जानना ही चाह रहा हूँ कि इन वाक़यात से हमने क्या सीखा, और आने वाले दिनों में जब मज़ीद रेस्क्यू करना होगा अगले 24 घंटों के अंदर, कुछ लोग अभी वहाँ पर मौजूद है, उनके लिए क्या मज़ीद एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार की हैं? सबसे इसमें एक तो सर जो अच्छी बात है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जलालपुर पीरवाला में पिछले तकरीबन 4 घंटों में कोई 6 इंच से 8 इंच पानी वो डाउन हुआ है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ओवर द नाइट इंशाल्लाह 2 फुट तक और शायद इससे भी ज्यादा पानी रिसीड होगा। उसकी वजह यही है कि पंजनद से भी जो मेन पीक थी वो अब डाउन स्ट्रीम आगे कोट मिठन और गुड्डू की तरफ बढ़ रही है। तो इंशाल्लाह लेवल्स कम होंगे। दूसरा फिर ये है कि इतना मैसिव ट्रिप्स हो रहे हैं, हम यहाँ मौके पे खड़े होके इनको देख रहे हैं कि सिर्फ इन आज आज 24 घंटों के अगर हम बोट ट्रिप्स देखें तो ये हजारों की तादाद में है। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपने ठीक कहा, हादसात हुए हैं और पिछले 24 से 48 घंटे में साउथ पंजाब में 4 कैप्साइजिंग के बड़े हादसात हुए हैं जिनमें अनफॉर्चुनेटली लाइफ लॉस हुआ। लेकिन मैक्सिमम कोशिश यही की जा रही है कि इसको अवॉइड किया जा सके। आप जितनी बोट्स हैं, किसी बोट में अडल्ट, किड्स, उनकी लाइफ जैकेट्स इतनी अबंडेंस में हमने इस वक्त यहाँ पे पहुंचाई हुई हैं, ना सिर्फ अब जलालपुर पीरवाला में बल्कि आगे जो हमें अलीपुर में मुजफ्फरगढ़ चैलेंज है या लियाकतपुर में, कोई बोट वो लाइफ जैकेट्स, लाइफ रिंग्स या सेफ गार्ड्स के बगैर नहीं है। लेकिन इतना मैसिवली ऑपरेशन हो रहा है और कल तो रात भी हम सारी लगे रहे और आज भी यहाँ जलालपुर में सर्च लाइट्स मंगवा ली गई हैं तमाम बोट्स को प्रॉपरली, ठीक। वो उनको उनमें लाइट्स की प्रोविजन कर दी है ताकि हम रात को भी लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सके। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है तलत साहब के, क्योंकि पानी अब रिसीड कर रहा है तो ये बड़े वाइज लोग हैं जो फ्लड प्लेन के, ये इसके बाद एक इंशाल्लाह काफी हद तक चीजें सेटिस्फेक्शन की तरफ चली जाएंगी जी। बिल्कुल आखिर में और मुख्तसरन अगर आप फरमाइए, जो आपने पानी के कम होने की बात की है, तो अगले 48 घंटे में तमाम एदाद शुमार देखते हुए, रेले देखते हुए, ये देखते हुए कि जो पानी का बहाव है वो बारिश ना होने की वजह से मज़ीद कम हो रहा है, तो आपको अगले 48 घंटे में साउथ पंजाब के अंदर पानी की और सैलाब की कैफियत क्या नज़र आती? जी, इसमें सबसे पहले तो ये कि जो मेन पानी था वो अब पंजरत के मुकाम पर 3 दिन पहले 6,09,000 क्यूसिक्स की मेन पीक आई। ये चनाब की वो पहला जो रेले की पीक थी वो थी। आज इसने दोबारा 6,68,000 क्यूसिक्स को छुआ और उसके बाद स्टेडी ट्रेंड के बाद अब डिक्रीजिंग है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 5,57,000 क्यूसिक्स पंजनद पे डाउन हुआ है और रिसीडिंग ट्रेंड है। मीनिंग देयर बाय कि अब पंजनद के मुकाम तक जो पीछे तीन दोनों दरियाओं का और अब तीसरा सतलुज भी है, ये मिलके इसने तकरीबन पौने 7 लाख की एक ये पीक अटेन की है। यही पीक अब नीचे ये पास करेगा और कोट मिठन के मुकाम पर ये इन तीनों दरियाओं का रावी, चनाब, सतलुज का पानी फिर जाके रिवर इंडस के पानी के साथ मिलेगा।
तो रफली 2 1 लाख 2.25 लाख क्यूसिक्स उसको शामिल करें, तो अल्टीमेटली ये अगले 48 घंटे में मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान से गुजर के पानी गुड्डू के मुकाम पर तकरीबन 8 8.5 लाख ये सिंध में दाखिल हो जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया इरफान साहब। आप हमसे के हालात क्या हैं, जो लोग बचाए जा रहे हैं उनको यकीनन जो एफ़र्ट की जा रही है उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, लेकिन हादसात से सीखना भी चाहिए। नाज़रीन, अब हम आपको वज़ीर-ए-आज़म के कतर दौरे के बारे में बताना चाहते हैं। बड़ा अहम दौरा है। इस वक्त आप और मैं और हम सब तारीख़ को अपनी आँखों के सामने बदलते हुए देख रहे हैं। जो हालिया तारीख़ अगर आप उसका आगाज़ करें इसराइल के बनाने के अमल से लेके अब तक, उसमें कभी ऐसा मौका नहीं आया माँ सिवाय एक महदूद फेज़ के अंदर जब इसराइल ने अपने आप के ऊपर ये ज़िम्मेदारी दायर कर ली कि उसने ख़ुद डिसाइड करना है कि उसकी हदूद क्या होंगी। वो अपनी टेरिटरी को भी बढ़ा रहा है, वो मुस्लिम दुनिया के हर मुल्क को थ्रेटन कर रहा है, और वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर, अमेरिका की शय के साथ मिलकर एक नया ऑर्डर तैयार कर रहा है जिसके अंदर जिसका जो मन आएगा वो करेगा। और ये तीनों ममालिक, हिंदुस्तान, अमेरिका और इसराइल, ही ये तय करेंगे कि उनके मन में क्या है। हमारे पास सुमेरा खान साहब मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे से मुतल्लिक़ मैं इनसे जानना चाहूँगा। सुमेरा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अभी इस्लामाबाद के अंदर ड्राइव कर रहा था तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने अपने झंडे भी लगाए हुए हैं, फ़लस्तीन के झंडे भी लगाए हुए हैं और कतर के झंडे भी लगाए हुए हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कतर में मौजूद हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वहाँ से दी है। तो ज़रा ओवरऑल आप हमें बताएं कि इस दौरे की अहम तरीन जाविया क्या है? यकजहती का मुजाहरा है या कुछ आगे की बात भी है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है आपने तलत साहब। इस्लामाबाद में इस वक्त तमाम तर जगहों पर फ़लस्तीन, पाकिस्तान और कतर के झंडे नज़र आ रहे हैं। मैंने खुद अभी ट्रैवल किया और ये कोई मामूली बात नहीं है। माजी में भी पाकिस्तान ने इस तरह का मुजाहरा तब किया था जब तमाम मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी इन 70s, अगर आपको याद हो, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था पाकिस्तान की तरफ से। उम्मत मुस्लिमा को यकजा करने की कोशिश की गई थी, मगर अब जो वक्त है, अभी एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान की तरफ से ये भी गया है कि रातों रात, क्योंकि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट के विजिट आप जानते हैं कि वो रातों रात तय नहीं पाते, मगर पाकिस्तानी वजीर आजम ही हैज flown to Qatar to give the notion of his solidarity on behalf of his country and nation and state. तो ये तीनों जो चीजें हैं, इनका इस वक्त कॉन्फिडेंस कतर के पास जाना बहुत जरूरी था, जो कि राइटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस वक्त उसको वो एक विजिट को पे कर रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा इस वक्त जो तवज्जो तलब मसला है वो ये है कि कतर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो एक बयान देखा जा रहा था कि आएगा, वो नहीं आया। और पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त अमेरिका की एक सपोर्ट भी एंजॉय कर रहा है, अगर हम मार्का हक के बाद देखें तो अमेरिका ने बहुत खुलकर पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। अब टफ पॉइंट है पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए भी कि वो किस तरीके से, और खुद पाकिस्तान को भी छोड़ें, अगर कतर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई है अमेरिका का, और वो देख रहा है अमेरिका की तरफ कि क्या इसके अंदर फैसला होने जा रहा है। मगर यकसर सूरत हाल 2 रातों में बदल चुकी है। पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स इस वक्त जिनीवा और न्यूयॉर्क में अपने अपने यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं सर जोड़कर। आने वाले दिनों में बहुत अहम इजलास होने जा रहे हैं न्यूयॉर्क में। 15 सितंबर से ऑनवर्ड मुझे ये भी पता चला कि पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार एक हंगामी दौरा भी कर सकते हैं। उन्होंने, वैसे तो उनकी डेट्स सेट थी, आगे उन्होंने वजीर आजम के साथ आना था अंगा के लिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, जो कि 26 को पाकिस्तान की डिबेटिंग की डेट्स आ रही हैं। मगर अब सुनने में आ रहा है कि वो भी पहले आएंगे, और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत में से सुनने में आ रहा है कि अमेरिका का एक अहम दौरा होगा, जो कि अभी तक तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अब मैं जी, और आपने जिस तरह सही फरमाया कि वज़ीर आज़म की तरफ से बयान बड़ा तगड़ा आया, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से तगड़ा बयान आया, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान बड़ा तफसील के साथ जारी किया। पाकिस्तान ने इसके ऊपर स्पेशल सेशन भी बुलवाए हैं मुख्तलिफ बैन-अ-अक़वामी फ़ोरम के। 2 नुकात हैं वज़ीर आज़म के बयान के जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा। एक तो ये कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल की जारहियत को रोकना होगा, और दूसरा ये कि इसराइली इश्तिआल अंगेज़ियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। और आपने भी जिक्र किया कि कतर का रिस्पांस क्या होगा। कतर ने अल्फाज बहुत सख्त इस्तेमाल किए और साथ उन्होंने ये कहा है कि ये एक इकट्ठा रिस्पांस है, कलेक्टिव रीजनल रिस्पांस होगा। अब पाकिस्तान ज़ाहिर मशरिक़ वस्ता का जोग्राफियाई तौर पर हिस्सा नहीं है, लेकिन नज़रियाती और दूसरे मामलात में उसका जोड़ बढ़ता है। तो आपको लगता है कि ये जो कलेक्टिव रिस्पांस है
जिसकी बात की जा रही है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा या क्या? पाकिस्तान यकीनन इसका हिस्सा बनेगा तलत साहब, और उसकी वजह यह है कि जहां पाकिस्तान के लिए फ़लस्तीन का मामला बहुत हसास है, वहीं कतर के साथ पाकिस्तान के बड़े अनप्रेसिडेंटेड ताल्लुकात हैं। आपको फॉल ऑफ काबुल याद होगा, जब यूएस ट्रूप विड्रॉल था वहां से, तो पाकिस्तान का जिस एम्बेसी के साथ सबसे क्लोज लेजॉन था वो कतर की एम्बेसी थी। खुद अमरीका के मामलात अगर यहाँ पर अफगान तालिबान के साथ या रीजन में किसी प्लेयर के साथ होने होते हैं तो अमरीका कतर को ही नॉमिनेट करता है अपने उन नेगोशिएशंस के लिए। मगर व्हाट वेंट रॉन्ग, इसी चीज के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो इस वक्त कतर में मौजूद है, और तय ये पाया जाएगा, जहां तक मेरी नाक़िस अक्ल काम करती है, तय ये पाया जाएगा कि आने वाले वक्तों में एक ग्रैंड मुस्लिम अलायंस हमने फौज का देखा था पास्ट में, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से, किरदार के हवाले से काफी बात हुई थी। मुझे लग ये रहा है, मेरी राय गलत भी हो सकती है, मेरी मालूमात गलत भी हो सकती हैं, कि अब क्योंकि नो टर्निंग पॉइंट आ चुका है और शायद उसी तरह का एक और अलायंस बनाने की बातचीत जो है मिडिल ईस्ट में जारी है, पाकिस्तान उसके अंदर की प्लेयर है। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम एटॉमिक पावर इन द रीजन। और मिडिल ईस्ट का, जैसे आपने बड़े राइटली अल्फाज यूज किए, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन, द कैनवस इज चेंजिंग एंड इट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग। नोबडी नोज कि क्या होने वाला है, लेकिन इसमें मैं वजह बता देती हूँ आपको, ये हमारे आने वाले वक्तों में भी फॉर द डिस्कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू काम आएगा। 22 तारीख को 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस होनी थी यूएनजीए में, यूएनजीए से पहले, जिसको को चेयर करना था सऊदी अरेबिया ने और फ्रांस ने, और उससे पहले 5 बड़े ममालिक की इंदिया दे चुके थे कि वो फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है ये तमाम तरह सबोटाजिंग एक अमल था उसके लिए, जो कि शुरू हो चुका है, और मुझे लगता है जैसे पहले ये कॉन्फ्रेंस खटाई में पड़ी थी, उसका शायद अभी दोबारा मुझे एक खौफनाक अंजाम नजर आ रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम ममालिक ने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करना है, रिकग्नाइज करना है एज अ स्टेट, वो मामला शायद दोबारा से खटाई की तरफ जाएगा। गलत भी हो सकती है मालूमात, मगर जो मुझे मालूमात इस वक्त 4 मुल्कों से मिली हैं वो यही कह रही हैं कि ये मालूमात दुरुस्त साबित हो सकती है इन द फ्यूचर। इम्कानात का खेल है, इम्कानात का खेल है। ये भी अन मुमकिन है कि जिस इतने अरसे से तातुल का शिकार रखा गया कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए सब ने आवाज़ उठानी है, यह अन मुमकिन है कि वो मामला अब हर हाल में उठाना पड़े, क्योंकि सबको पता चल गया कि इसराइल का मकसद और उसका जो हदफ है सिर्फ फ़लस्तीनियों की टेरिटरी नहीं है, उसने तमाम मुस्लिम दुनिया को यरगमाल बनाना है। और इस तमाम अमल के अंदर आपको हिंदुस्तान अगर पेश नहीं तो इसराइल के बराबर खड़ा हुआ नज़र आएगा। नरेंद्र मोदी के जो बयानात हैं उसके अंदर इसराइल की कोई कंडेमनेशन नहीं है, दहशतगर्दी की वो मजम्मत बहरहाल आपको करता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच सुमेरा, आई नो यू आर ट्रैवलिंग, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है, अगले हिस्से में जज साहिबान और अदालती इस्लाहात के हवाले से बात करेंगे। जज साहिबान की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, कब उनको छुट्टी मिल सकती है, कब नहीं मिल सकती, और जज का छुट्टी पर जाना इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है। स्टे ट्यून्ड। अदालती इस्लाहात के किसी भी अमल के अंदर जजेस को एक ख़ास मरकज़ियत हासिल है, हम माने या ना माने। शख्सियात और ऑफिसेस बहुत मैटर करते हैं, इनके ज़रिए ही इदारे बनते हैं। अब एक बहस छिड़ गई है पाकिस्तान के अंदर कि जज साहिबान को कब छुट्टी पे जाना चाहिए और कब छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए, ज़िम्मेदारियाँ उनकी क्या बनती हैं और उनके हकूक़ क्या हैं। जो मामला है वो सीनियर प्यूनी जज के पाकिस्तान से बाहर जाने का है, जिसके ऊपर एक अखबारी ख़बर के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इजाज़त नहीं दी। वो एक प्राइवेट विज़िट है। जो पॉलिसी का इजरा हुआ है काफ़ी देर से, वो ये है कि अगर आपकी वैसे छुट्टियां बनती हैं जो आपका हक बनता है तो उनको आप हासिल करें, एनओसी की ज़रूरत नहीं है। और अगर सरकारी काम है तो उसके ऊपर जाएं। बीच काम अगर आप प्राइवेट दौरे पर जाते हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, हसन अयूब ख़ान और सुहेल रशीद हमारे पास मौजूद हैं। इन सब को अदालती मामलात और ज़िम्मेदारियों और आइन और कानून की जो पेचीदा नुकात हैं उनसे बड़ी आगाही है। सुहेल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। क्या वाक़तन आई थॉट कि एक इंडिविजुअल मामला है, लेकिन अब ये ख़बर बन रही है कि सीनियर प्यूनी जज को छुट्टी पर जाने के लिए एनओसी या इजाज़त नहीं मिली, तो अब ये कोई बड़ा मामला बनता नज़र आ रहा है। इसमें क्या है, ग्रे एरियाज़ क्या हैं, ब्लैक एंड वाइट क्या है? अब जैसे मंसूर अली शाह की हद तक जो बात करें तो ये 5 साल से इस इवेंट पे इनवाइट किए जा रहे थे, जो जाते थे। तो इनको जो एनओसी डिक्लाइन किया गया वो इस बात पे किया गया कि जिन दिनों में जाना था 10 से 13 तारीख, तो स्टार्ट है नए जुडिशल ईयर का, तो ये कहा गया जी कि इस दौरान यहाँ पे हमारी एक रिवायत चल रही है, एक इवेंट भी होना है, तो ये बाहर नहीं हो सकते। दूसरी बात अगर ये करें हम, एक दूसरा एंगल भी है कि पाकिस्तान की जुडिशरी से अगर कोई अच्छा फेस
इंटरनेशनली या किसी भी मुल्क में किसी कॉन्फ्रेंस पे किसी यूनिवर्सिटी में स्पीच के लिए बुलाया जाता है तो मेरा ख्याल है उस पर इशू भी नहीं क्रिएट होना चाहिए। पाकिस्तान की अच्छी नुमाइंदगी है और जज भी वो हैं जो लिख रहे हैं अपने कि पिछले 1 साल के दौरान ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहे। 3 सबसे ज़्यादा वो कहते हैं रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, जजमेंट्स भी उन्होंने लिखी हैं, 3956 केसेस निपटाए और 35 रिपोर्टेड जजमेंट्स दिए हैं इस साल के दौरान। सो ये एक अच्छा नुकता है। तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है, पता पूछ ले मेरा, छुट्टियां भी रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा छुट्टियां भी उन्होंने की हैं। अच्छा। ये तो मैनेजमेंट है ना, केस भी सबसे ज़्यादा निपटाना और काम भी करना। लेकिन ये पॉइंट में से वैलिड है कि आज अगर जज साहबान की गैर मौजूदगी से उनका काम मुतासर नहीं हो रहा तो ये अच्छा है पाकिस्तान के सेट टैक्स मैटर के अंदर सपोजिटली 200, 300 केसेस क्लब हुए होते हैं, एक ही उसका फैसला होता है और वो 200-300 मुकदमा जो है वो निमट जाता है। तो इस किस्म के केसेस भी होते हैं ना जी, 1000 दरखास्तें, हाँ 1000, हाँ इस तरह भी होती हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होती हैं, हमने ये देखा हुआ है कि इतने केसेस जो है वो निपटा दिए। वो देखिए कोर्ट टाइम कितना दे रहे हैं, डेडवुड कितने होते हैं और कितनी इन्फेक्शियस जो है एप्लीकेशंस हैं वो भी जो है वो साथ लग रही होती हैं और वो निकल रहे होते हैं मामला। अगर उनके कोई इश्यूज हैं तो सेटल करें ना विद इन। आप ये फरमा रहे हैं कि ये छुट्टी कब किसने जाना है, अब इसका मामला जो अंदर की बहस है उसके साथ जुड़ चुका है, यही कह रहे हैं? नहीं, सालाना जो इनकी छुट्टियां हैं वो अवेल करें ना जी, अपनी मर्जी से करें। आपने अगर यानी वर्किंग डेज के अंदर जाना है ठीक है तो फिर आपने वहां पर चीफ जस्टिस से परमिशन लें, क्योंकि देखें उन्होंने केसेस को निपटाना है ना, डिस्पोजल देखनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी देख रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि मुझे इंपॉर्टेंट केस दिया भी नहीं जा रहा, इंफ्रेक्चर्स केसेस ही मेरे पास लगाए जा रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि ये मेरा क्रेडिट है, मैंने 3000 इंफ्रेक्चर्स केसेस। आम आदमी का मुकदमा असल तो आवाम की खिदमत का मौका तो मुझे मिल रहा है, आम आदमी को सर्व करें। दुनिया भर के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पाकिस्तान में वो उसके ऊपर बात करते हैं। योर टेक ऑन दिस। छुट्टियों की बात जो है ये कोई नई बात नहीं है कि एनओसी नहीं, ये पहली मर्तबा का जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। हर जज जो रियासती अहलकार है वो एनओसी लेता है और छुट्टी का ये तरीकाकार है 1990 से, ठीक है। और मेरी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के साथ अभी बात हो रही थी जब ये जुडिशल ईयर के ऊपर, तो उन्होंने कहा ये तो हम एनओसी तो हम सब लेके जाते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है, प्रोसीजर है ही यही, ये प्रोसीजर है ही। अब हुआ है कि स्ट्रक्चर किया गया, आपको पता कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, अब उसके पीछे भी देखिए मंसूर अली शाह साहब के अगर जजेस को देखेंगे बैरून मुल्क सबसे ज़्यादा दौरे इनके हैं, सबसे ज़्यादा ये जाते हैं। इस जुडिशल ईयर के 9 के करीब इनके बैरूनी दौरे हैं, जो वो एक तरफ जजमेंट्स की बात करें 9 बैरूनी दौरे हैं और सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ इनकी हैं जो कि 45 हैं छुट्टियाँ निकाल के। उसके बाद जो है जस्टिस आयशा मलिक की हैं, उनके भी उसके बाद बैरूनी दौरे हैं। तो आपका आर्गुमेंट ये है अब फिर एक और जो हमारे कहने का मतलब है वो ये येल यूनिवर्सिटी है, पिछले 9 मरतबा मेरे अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 9 साल से वाहिद यही वहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप आ जाइए कि या बुलाया इन्हीं को जा रहे हैं। बैरिस्टर साहब से पूछिए, बैरिस्टर साहब ने जो आपने कुछ फैक्ट्स कोट किए बड़े वैल्यूएबल हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हाउ डज इट वर्क, हमें बताइए ना, रहनुमाई करें। थैंक यू वेरी मच। मैं दोनों तरफ बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर छुट्टियों की एक रिजीम है, वो तमाम सिविल सर्विस के लिए है। सिविल सर्विस में एक डेफिनेशन में ये भी आते हैं, ठीक, उसमें अर्न लीव होती है एवरेज 3.5-4 पर मंथ, या फिर मेडिकल लीव होती है, इसके अलावा लीव नहीं होती। इनकी तनख्वाहें प्रिविलेज तय होता है। मैं किसी जज एक का नाम, आप अमूमी सिस्टम की बात करें, अमीन, बिल्कुल सही, उसको हमें देखना है होता क्या है। सदर साहब तय करते हैं तनख्वाहें भी और चीज़ें भी। एक क्लास है आखिर में, पता नहीं 16 या क्या, वो ये कहती है कि जहाँ और कोई चीज़ नहीं होगी ना, फेडरल सेक्रेटरी की चीज़ें हम लेंगे। बात यह है कि फेडरल सेक्रेटरी छुट्टियाँ करता है वो तो 48 हैं, आप क्यों ज़्यादा करते हैं? ठीक, पाकिस्तान के तमाम शहरी जॉब करते हैं ना, सिविल सर्विस तो 18 घंटे दे, 15 घंटे 14 घंटे करता है, लेकिन मौजूदा निज़ाम में ये छुट्टियाँ गलत हैं। ठीक, इनको दूसरी बात, एनओसी, कोई हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजमत जो टैक्स से पैसा लेने वाला है, ये छुट्टी एनओसी ले बगैर नहीं जाता। फेडरल सेक्रेटरी में ला रहा, हम जाते हैं, हम अपने एसओ से लिखा के जाते हैं। अच्छा, तीसरी बात सुने, बात ये है कि ये करते क्या हैं, पहले सदर पाकिस्तान तक जाती थी लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू, फेडरल सेक्रेटरी की भी जाती है, मिनिस्टर की भी जाती है, वो आर्मी चीफ की भी जाती है, उस हेड ऑफ द स्टेट हर एक की जाती है। लेकिन अच्छा प्राइम मिनिस्टर का है वो इन्फॉर्म करता है,
लेकिन ये हर तरह मजहब से आज़ाद है। अब बैनुल-अक़वामी आ जाए, बैनुल-अक़वामी से पहले जरा इधर इसमें जो है चीफ जस्टिस के इख्तियारात को स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। पहले एक विल थी, अब SOPs बना दिए गए हैं। जो असल मसला है ना, मैं जो आपको बात कर रहा था ना, अमेरिका और बैरून मुल्क दौरे, इसमें एक बात की उन्होंने कहा कि जी हमारी सर्विलेंस चाहिए। मांगा यह गया है कि जब आप कहीं किसी मुल्क जाएंगे, आप कहाँ ठहरेंगे और आपका राब्ता क्या होगा वो बताइएगा आप। ये SOPs के अंदर है, ठीक है। हम जॉब अप्लाई करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में पूछते हैं, कॉन्टैक्ट बताएं, एड्रेस बताएं, कहाँ पर होंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आपका नुक्ता बड़ा बावजन था, लेकिन वो बड़ी बहस के अंदर रह गया कि पाकिस्तान को नुमाइंदगी भी चाहिए इन फोरम्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आके आपको रूल्स के अंदर लचक भी दिखानी होती है। पहले जब ये जाते थे तब तो एतराज़ उसके ऊपर नहीं होता था, इस साल हुआ, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर स्ट्रक्चर्ड है। तो ये अब एक बड़ी जो बहस हो रही है कि जुडिशरी के अंदर कुछ टग ऑफ पर्सपेक्टिव चल रहा है, उसके साथ जुड़ गया ना अब तो ये। अब अगर आप प्रोसीजर को इन्फोर्स भी करेंगे, वो कहेंगे कि ये इस वजह से हो रहा है। देखें, जैसे मंसूर अली शाह की हम बात कर रहे हैं, इसी अगर बात करें तो 12 जुलाई 2024 से पहले और 12 जुलाई 2024 के बाद रिजर्व सीट्स की जजमेंट के बाद उनके बारे में बहुत से आर्गूमेंट्स चेंज हुए हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि इस आर्गूमेंट में तो कोई शक नहीं है कि हर जज को एज़ पर लॉ एंड रूल्स अपना काम पहले करना है और उतनी छुट्टियाँ अवेल करनी है जितनी रूल्स में हैं। क्या रूल से ज़्यादा उन्होंने छुट्टियाँ ली हैं या जितनी अलाउड हैं उससे ज़्यादा ली हैं, फिर तो हम बात करें। ठीक। क्या उनको जो काम दिया गया टास्क वो उन्होंने पूरा नहीं किया, फिर हम बात करें, फिर हम उनको ग्रिल करें या क्रिटिसाइज करें, फिर तो वो बात है। बहुत अच्छी तरह से पूरा करें। अच्छा, दूसरी जानिब आईनी बेंच है जो 26वीं तरमीम की गई और पूरी बात ये दोहराई गई, एक नेशनल नैरेटिव ये बिल्ड किया गया कि ये आ रहा है इल्तवा ख़त्म करने के लिए। पूरी छुट्टियों में आईनी बेंच इस्लामाबाद में नहीं बैठा और नए जुडिशल ईयर के स्टार्ट के बाद बैठा है, और सुपर टैक्स जैसा केस जो ये सुन रहा था छुट्टियों से पहले वो इल्तवा में रहा और अब जाके वो दोबारा लग रहा है। और टैक्स के ऊपर हमारे कितने सवालात उठते हैं और वो आईनी बेंच के पास है, वो अब आगे दोबारा। तो आप कह रहे हैं कि जज का होना है ना होना जो है उसका ताल्लुक उस केस पेंडेंसी से नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप नहीं होंगे तो केस नहीं लगेगा। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये क्या चाहते हैं कि हम जो अपने फैसलों के ज़रिए आइन के अंदर पैबंदकारी करते रहे, जो हमने पार्लियामेंट की जगह पर इंक्रोचमेंट की हुई थी, वो हमें दोबारा मिले। अब इनका इशू ये नहीं है। अच्छा, आम आदमियों के केसेस सुन रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। इसको सेटल कैसे करें? देखिए, मैं तो जो कि इंडिविजुअल कंडक्ट पे बात नहीं कर रहा। बात नंबर 1, ये कॉलोनियल हेरिटेज शुड बी डन अब इमीडिएटली। छुट्टियां खत्म, क्योंकि फेडरल सेक्रेटरी हो रहे थे, कोई अलग नहीं है मखलूक। ये मुख्तलिफ चीफ जस्टिस ने इंडिकेट किया लेकिन उसको खत्म 3 महीने से कम करके 2 महीने पे रैशनलाइज कर दे किसने जी उतनी छुट्टियां जितनी पाकिस्तान के आम अफसरों को मिल रही हैं। लेकिन उसमें कोई लचक भी आप पैदा करें। अब कहीं पे अगली बात को मिल रही है, मैं आता हूँ ना, डिस्ट्रिक्ट में जितनी दे रहे हैं मैं आगे आता। बाकी रह गया, देखिए ना, जो है बैनुल-अक़वामी कॉन्सेंसस, मुझे नहीं मालूम ये इसमें क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैनेज होती हैं। ठीक, सर्किट्स है यूनिवर्सिटियों में, HEC में ये सर्किट्स होते हैं, लोकल भी और बाहर भी नेटवर्क होता है आपका। ये सर्किट्स है, ये ख़त्म होना चाहिए। जेन्युइन जहाँ ज़रूरत है जाना चाहिए, लेकिन जज ऐसा नहीं है जैसे फेडरल सेक्रेटरी इजाज़त लेके जाता है, बताता है उस तरह जाए, क्यों ना जाए, जाना चाहिए उसको। लेकिन ये इस मामले को किसी वजह से भी झगड़ा कर नहीं बनाना चाहिए। सही, आपने फंडामेंटल बात की। एक बात सिर्फ एक बात मुझे जो है, सेक्रेटरी तो नहीं लड़ते, अभी सुप्रीम मिनिस्टर नहीं लड़ते। सॉरी, मुझे नवाज शरीफ ने यूएन में मुझे दावत, आधे मिनट, यूएन में मुझे दावत मिली थी, नवाज शरीफ ने नहीं जाने दिया। अगले साल मुझे मिली, निया साहब ने कहा टोटल 3 डेज हैं। वुड यू बिलीव, एक दिन में गया, आधा दिन में मैं महाराज न्यूयॉर्क में, अगले दिन में वापस आ गया। हमारे यहाँ तो इतनी सख्ती है। ठीक, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऊपर कहते हैं, ऐसा लगता है जजेस कमेटी जो बनाई गई थी 30 अक्टूबर 2024 को, अब तक उसके 17 इजलास हुए, जिसके अंदर हर जज को 3-3 मरतबा किया। फिर 17 अप्रैल को फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर रूल्स रखे गए थे और ये कह रहे हैं कि छुप के और वो करके करते हैं। तो अब सर्कुलेशन के ऊपर एतराज़ है इनका। मुझे सिर्फ एक बता दें, जज रिजर्व सीट की जजमेंट जो है उसकी पहली वजाहत के लिए कहां पर सारे जज बैठे थे एक जुडिशियल ऑर्डर जारी करने के लिए, उसकी इंक्वायरी पढ़ लें। पता आप रेटोरिकली मुझसे पूछ रहे हैं, आप असल में बता रहे हैं सर्कुलेशन और इसको छोड़ हजरात, आई हैव टू क्लोज दिस प्रोग्राम, आई हैव टू क्लोज दिस प्रोग्राम। आई एम सॉरी, इजाजुल हसन साहब सर्कुलेशन के जरिए फुल कोर्ट रूल्स जो है वो भिजवाते रहे, नहीं ये गलत है। अच्छा नहीं, अच्छा आप इसको, और फिर ये गलत इसलिए है क्योंकि 17 अप्रैल को फुल कोर्ट में ये ले डाउन हो चुके हुए। ठीक,
कैबिनेट की चार बंदे एग्री नहीं कर रहे तो इतने कैसे एग्री करेंगे? हेल्दी है डिबेट, लेकिन बुनियादी बात यह कि रूल्स सबके लिए यकसा होने चाहिए, यकसा तौर पर अप्लाई होने चाहिए, कोई एग्जाम्पशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं पर अगर बहुत गैर मामूली कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मामला है तो उसके ऊपर लचक भी दिखानी चाहिए। बदकिस्मती से ये मामला दूसरे मामला के साथ जुड़ गया। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।